जय हिंद दोस्तों। अमेरिका ईरान युद्ध में नॉर्थ कोरिया क्यों चर्चा में है? मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब ग्लोबल गेम कैसे बन रही है? 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या भी की गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और इजराइल अमेरिका के बेस और कई गल्फ देशों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किए। यानी यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रहा, यह पूरा क्षेत्रीय युद्ध बन गया है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया इसमें क्यों कूद पड़ा है और उसको कूदने का क्या मकसद है? आखिर नॉर्थ कोरिया का वांट क्या है, वो क्या चाहता है इस युद्ध से? नॉर्थ कोरिया ने खुलकर कहा है कि अमेरिका और इजराइल का हमला इलीगल एग्रेशन है। इसके पीछे तीन बड़े कारण बताए जा रहे हैं। नंबर 1, एंटी यूएस अलायंस, यानी नॉर्थ कोरिया, ईरान, रूस और चीन कई मामलों में अमेरिका के पिछले खिलाफ राजनीति रूप से एक दूसरे के करीब हैं। इन देशों का कॉमन एजेंडा है यूएस इन्फ्लुएंस को चैलेंज करना, वेस्टर्न अलायंस को कमजोर करना। सेकंड पॉइंट है मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पिछले कई सालों से माना जाता है कि ईरान नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सहयोग करते हैं। इसलिए अगर अमेरिका ईरान को कमज़ोर करता है तो नॉर्थ कोरिया को भी खतरा महसूस होगा। थर्ड पॉइंट जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। नॉर्थ कोरिया का बयान असल में यह मैसेज है, अगर अमेरिका किसी एक दुश्मन को गिराएगा तो बाकी भी प्रतिक्रिया देंगे। यानी यह कोल्ड वार जैसी अलाइनमेंट बन रही है। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर। यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं है, ऑयल क्राइसिस है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित किया है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हो जाता है तो तेल की कीमतें $150 के ऊपर जा सकती है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। ग्लोबल मिलिट्री एस्केलेशन। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में 2003 इराक वार के बाद सबसे बड़ा सैन्य बिल्डअप कर रहा है और रिपोर्ट के अनुसार युद्ध कम से कम 3 महीनों तक चल सकता है। रोज लगभग 1 बिलियन खर्च हो सकता है। क्या ईरान की सरकार गिर सकती है? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद भी ईरान की सरकार गिरना मुश्किल है, क्योंकि IRGC यानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत मजबूत है। धार्मिक और सैन्य नेतृत्व का नेतृत्व गहरा है। उत्तराधिकारी की व्यवस्था पहले से मौजूद है। असली सवाल, क्या यह वर्ल्ड वार की शुरुआत है? अभी तक स्थिति यह है, एक तरफ अमेरिका, इजराइल, नाटो एलायंस, दूसरी तरफ ईरान, उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और राजनीतिक रूप से नॉर्थ कोरिया और कुछ अन्य देश। अगर यह संगठन खुलकर युद्ध में उतर गया तो यह रीजनल वार से ग्लोबल वार बन सकता है। ये तो कहानी थी कि नॉर्थ कोरिया मिडिल ईस्ट के तरफ से यानी ईरान के तरफ से युद्ध में उतर सकता है, अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट जा सकता है और वार ग्लोबल वार में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्चुअली दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ और इसका मकसद क्या है, ईरान से युद्ध क्यों हुआ और ईरान से अगर युद्ध नहीं होता तो क्या रिजल्ट होता? तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पीछे आखिर रहस्य क्या है। दोस्तों मिडिल ईस्ट इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आती है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद सवाल उठता रहा है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या मुस्तफा खामनेई उनके बदले जगह ले सकते हैं, यानी अली खामनेई का बेटा। लेकिन यहाँ कहानी बहुत दिलचस्प होती जाती है, क्योंकि जिस देश ने 1979 में राजशाही खत्म कर दी थी, क्या वही देश अब फिर से एक फैमिली रूल की तरह बन जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर होगा इजराइल, यूनाइटेड स्टेट और पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिसी पर इफेक्ट पड़ेगा, जो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। मुस्तफा खामनेई के बारे में भी जानते हैं, क्यों उन्हें सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है और अगर वे सत्ता में आते हैं तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान का राजनीतिक सिस्टम। दुनिया के ज़्यादातर देशों में सबसे ताकतवर पद होता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। यहाँ सबसे शक्तिशाली पद है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर के पास इतनी शक्ति होती है कि वह नियंत्रित करता है सेना को, न्यायपालिका को, मीडिया को, विदेश नीति को
और परमाणु कार्यक्रम को। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम लीडर ही ईरान का असली शासक होता है। लेकिन यह सिस्टम आया कहां से, इसके लिए हमें जाना होगा 1979 में, जो सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। 1979 की क्रांति यानी 1979 से पहले ईरान एक राजशाही था। देश पर राज करते थे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो पश्चिमी देशों के करीबी माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जनता में गुस्सा बढ़ने लगा। कारण थे तानाशाही शासन, भ्रष्टाचार और उसके साथ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट्स का सामने आना। फिर शुरू हुई एक बड़ी क्रांति जिसे कहा जाता है ईरानियन रिवॉल्यूशन। इस क्रांति का नेतृत्व किया रुहुल्लाह खामनेई ने और इस क्रांति के बाद ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक। सुप्रीम लीडर की असली ताकत, सुप्रीम लीडर सिर्फ धार्मिक नेता नहीं होता, वह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक और सैन्य नेता होता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम लीडर नियुक्त करता है सेना के प्रमुख को, न्यायपालिका के प्रमुख को और सबसे शक्तिशाली संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC सिर्फ सेना नहीं, यह ईरान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र का सबसे शक्तिशाली नेटवर्क है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुस्तफा खामनेई के IRGC से बेहद करीबी संबंध है और यही कारण है कि उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मुस्तफा खामनेई की जिंदगी। मुस्तफा खामनेई का जन्म 1969 में हुआ। स्थान मस्ताद। वह अली खामनेई के 6 बच्चों से दूसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, फिर भी कई रिपोर्ट्स में उन्हें शैडो लीडर कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वह पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण फैसले में भूमिका निभाते हैं। 2009 का चुनाव और ग्रीन मूवमेंट। 2009 में ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। विजेता बने मोहम्मद अहमदीनेजाद, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई। इसके बाद देश भर में बड़े विद्रोह प्रदर्शन हुए। इसे कहा गया ईरान ग्रीन मूवमेंट 2009। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने आंदोलन को दबाया। कुछ आलोचकों ने यह भी कहा कि इस पूरे राजनीतिक सिस्टम के पीछे मुस्तफा की भूमिका थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। सबसे बड़ा विवाद वंशवाद। अगर मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनते हैं तो यह पहली बार होगा कि ईरान में सत्ता पिता से बेटे को जाएगी और यही सबसे बड़ा विवाद है, क्योंकि 1979 की क्रांति का उद्देश्य था राजशाही खत्म करना। लेकिन अगर सत्ता परिवार के अंदर ही रहे तो क्या यह एक नई तरह की राजशाही नहीं होगी। फाइनल कंक्लूजन है दोस्तों, ईरान इस समय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। अगर मुस्तफा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बनते हैं तो यह सिर्फ एक नेता का बदलाव नहीं होगा, यह मिडिल ईस्ट की राजनीति और दुनिया की भू राजनीति दोनों को बदल सकता है और शायद आने वाले वर्षों में ईरान की दिशा भी तय करेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोऑपरेशन मुझे बुस्टअप करेगी और मैं इसी तरह का वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।